Okay, so let us go ahead with next question. तो अगले क्वेश्चन में बोला है a wave is represented by y equal to a sin at minus bx plus c, where a, b, c are constants. The dimensions of a, b, c are. तो again, if you remember, मैंने आपको बताया था the whole purpose of this chapter, especially JEE NEET में, ये है कि आपको आने वाले इक्वेशंस 2 साल में जो आप इक्वेशंस सीखोगे, डिराइव करोगे, वो अभी से पता होने चाहिए. तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब एग्जांपल लेट अस से ये एक वॉल है, सम वॉल, एंड हमारे पास एक वायर है, रस्सी है, स्ट्रिंग है. मैंने इसको वाइब्रेट किया, तो इफ आई वाइब्रेट दिस, क्या होगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनेगा. इसको बोलते हैं वेव. तो वेव डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप बोल सकते हो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, क्योंकि पहले स्ट्रेट वायर था, मैंने उसको डिस्टर्ब किया, तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. अनदर एग्जांपल, एक हम लोग एक लेक के पास गए, यू नो व्हाट इज अ लेक, तालाब, उसमें एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया पानी में. तो व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन, क्या होगा, ऐसे एक रिपल्स बनता है. जहां पे स्टोन ड्रॉप किया ना, वहां पे रिपल होता है. रिपल मतलब वेव है. तो दिस इज ऑल्सो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. तो वेव को डिफाइन करने के लिए थ्योरेटिकली तो बोल सकते हो डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड एज वेव. आप ऐसा भी बोलते हो अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ इज अ वेव. द फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ इज अ वेव. ये उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. हमको मैथमेटिकली लिखना है. अकॉर्डिंग टू मैथ्स इस वेव का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ वेव होता है y इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड. मैंने बताया था एम्पलीट्यूड मतलब क्या, यू शुड रिमेम्बर. जब तक हमने वेव जनरेट नहीं किया था, तब तक ये जो स्ट्रिंग था, ये जो रस्सी था, ये रेस्ट पे था. इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन. तो अभी आदत डाल लो ये वर्ड सुनने की. इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस्ड कंडीशन होता है. तो रस्सी का हर एक पार्टिकल, स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल, इट इज एट रेस्ट. जैसे ही आपने इसको वाइब्रेट किया तो डिस्टरबेंस हुआ. डिस्टरबेंस हुआ मतलब पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. कोई पार्टिकल यहाँ पे आएगा, कोई और ऊपर जाएगा, कोई यहाँ आ जाएगा, कोई एकदम ही ऊपर है. ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको बोलते हो एम्पलीट्यूड. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो जब हमने ये वाइब्रेशन जनरेट किया था यहाँ पे, तो ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. तो वेव इक्वेशन लिखते वक्त आप लिखते हो y इक्वल टू a. व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड. कई बुक्स में कैपिटल ए यूज करते हैं, कहीं पे स्मॉल ए यूज करते हैं. यहाँ पे क्या यूज किया है, स्मॉल ए. और ये कभी आपने साइन फंक्शन उसको प्लॉट करके देखा होगा. यू नो व्हाट इज साइन 0? 0. व्हाट इज साइन 90? व्हाट इज साइन 180? 0. What is sin 270? -1. What is sin 360? 0. Sin 0? 0. Sin 90? 1. ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1. Sin 180 वापस से 0. Sin of 270 आ गया -1. Sin of 360 वापस से 0. Sin of 360 plus 90 मतलब sin of 450 वापस से 1. Sin of 450 plus 90 मतलब sin of 540 अगेन 0. तो डू यू सी, ये क्या है, ये साइन वेव है. कौन सा वेव है ये? हमको क्या बोला है, हमारे पास एक वेव है विच इज y इक्वल टू a साइन, क्योंकि ये साइन है इसलिए साइन, राइट. तो किसी भी वेव को अगर आपको मैथ्स के फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, a साइन. a साइन और अंदर एक एंगल. क्योंकि कभी सुना है क्या ऐसा, साइन ऑफ 10 मीटर, साइन ऑफ 50 सेकेंड, क्या लिखते हो, साइन ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री. तो डिग्री मतलब एंगल है. तो साइन ऑफ क्या होता है, एंगल. और हमको क्या दिया यहाँ पे, AT माइनस BX प्लस C.
हमको पूछा है ए बी और सी के डायमेंशन बताओ। मैंने कल ही बताया था, उससे पहले भी हमारा एक क्वेश्चन हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, ये सारे के सारे नंबर्स होते हैं। नंबर मतलब क्या, डायमेंशनलेस। तो साइन ऑफ एंगल, एंगल क्या होता है, डायमेंशनलेस। तो ये क्या है, पूरा का पूरा एंगल है, मतलब इस पूरे का डायमेंशंस AT माइनस बी एक्स प्लस सी, इसका डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस है। मतलब क्या होगा, M0 L0 T0। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या बताता है कि जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशन क्या चाहिए, सेम। मतलब जो पहला टर्म है AT, इसके डायमेंशन क्या होने चाहिए, M0 L0 T0। जो दूसरा टर्म है BX, इसके डायमेंशन भी क्या होने चाहिए, M0 L0 एंड T0। और जो C है इसके भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, M0 L0 एंड T0, राइट। तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट। तो हमें A, B और C इसके डायमेंशन अगर निकालने हैं तो AT इसके डायमेंशन होंगे M0 L0 T0, BX के डायमेंशन होंगे M0 L0 T0 और C के क्या होंगे M0 L0 T0। हमको डायमेंशन कितना चाहिए था, A। तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू, ये तो डायमेंशन लेस है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ T। डायमेंशन ऑफ T मतलब T रेज टू 1, ऊपर जाएगा तो T रेज टू -1। तो A का डायमेंशन क्या आ गया, T रेज टू -1। सिमिलरली B का डायमेंशंस भी ऐसे ही फाइंड करने हैं। तो B के डायमेंशंस फाइंड करने के लिए मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस पे ध्यान दो। तो सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज, B के लिए भी ऐसा ही करना है। B के डायमेंशंस फाइंड करने हैं तो B के डायमेंशंस इनटू x के डायमेंशन इक्वल टू नथिंग, नथिंग मतलब 1। तो x आ गया नीचे, x के डायमेंशन क्या होता है, l, l ऊपर गया तो क्या मिलेगा, l -1, करेक्ट, गुड। तो a के डायमेंशंस क्या है, t -1, l के डायमेंशन b के डायमेंशंस क्या है, l -1 और c क्या है, डायमेंशन लेस। देखो मिलेगा कहीं ना कहीं, a t -1, b l -1 and c dimension less, M0 L0 and T0। यहाँ तक क्लियर, गुड। अब इसका शॉर्टकट भी है, नहीं बराबर है, T -1 L -1 and 0 0 0, इसका शॉर्टकट भी है, मेथड 2। मेथड 2 मैंने अभी बताया, AT ये एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल के अंदर का है तो एंगल ही होगा, क्योंकि एंगल में एंगल ही माइनस या प्लस करते हो तो ये एंगल है। BX भी एंगल होना चाहिए और C भी एंगल होना चाहिए, और ये सारे के सारे एंगल मतलब इनका कोई यूनिट नहीं होता, एंगल का यूनिट नहीं है। तो AT इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो, A इक्वल टू 1/T, 1/T मतलब T रेज टू -1 मतलब आ गया। तो सिमिलरली B के लिए क्या लिख सकते हो आप, 1/x, 1/x मतलब 1 लेंथ मतलब L रेज टू -1, और यहाँ तो कुछ नहीं, it is just a number। तो T -1 L -1 and 0 0 0, good, done। if it is pending to write, so after the class notes upload हो जाते हैं, you can just complete from there। in a particular system, the unit of length, mass and time are chosen to be 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively। the unit of force in this system will be equivalent to, हमने एक नया सिस्टम बना लिया जिसमें लेंथ हम लोग 10 सेंटीमीटर मानेंगे फंडामेंटल। ऐसा सिस्टम में कितना है फंडामेंटल, 1 मीटर। मास ऐसा में कितना है फंडामेंटल, 1 किलोग्राम, इन्होंने बोला 10 ग्राम फंडामेंटल लेना है। टाइम है 1 सेकेंड, एसआई में इन्होंने कितना बोला है, 0.1। मैं एसआई क्यों बोल रहा हूँ, लुक एट द आंसर, न्यूटन 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 एंड न्यूटन। तो आपको पूछा है जो न्यू सिस्टम है
उसमें फोर्स का यूनिट कितना होगा। तो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स, 1/10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स है, तो वी विल सी 2 ऑफ देम। तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये आपका कन्वेंशनल जो हमने स्टेट बोर्ड की थ्योरी में कंप्लीट किया था, इफ यू रिमेंबर, अगर याद होगा आपको, तो फोर्स एंड फोर्स, एसआई सिस्टम में भी फोर्स और न्यू सिस्टम में भी फोर्स। तो ये ऐसा है, ये न्यू सिस्टम है। तो एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन मतलब डायमेंशनली m1 l1 t-2, क्योंकि एसआई सिस्टम है तो मैं इसको डिनोट करूंगा 1 1 1 से, और ये है x, इसको मैं डिनोट करूंगा 2 से, m2 raised to 1, l2 raised to 1 एंड t2 raised to -2। फिर हम लिखते हैं x इक्वल टू, ये पूरे के पूरे को डिवाइड कर दिया, तो m1 अपॉन m2 whole raised to 1, l1 upon l2 whole raised to 1, and then t1 upon t2 whole raised to -2। then m1 मतलब mass in SI system, SI किलोग्राम, m2 ग्राम नहीं 10 ग्राम। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उन्होंने बोला है फंडामेंटल कितना लेना है, 10 ग्राम। तो अगर ये अच्छे से देखा नहीं तो फिर आंसर गलत आएगा। तो दिस इज इक्वल टू m1 था किलोग्राम में, ये था 10 ग्राम में रेज टू 1, l1 होता है मीटर में, इन्होंने बोला है 10 सेंटीमीटर रेज टू 1, टाइम होता है सेकेंड में, इन्होंने बोला है 0.1 सेकेंड रेज टू -2, 0.1 सेकेंड, सेकेंड मीटर, और ये कैंसिल मत करना, वो सेंटीमीटर है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे इसको। एनीवेज, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो या फिर ग्राम को किलोग्राम में, वट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 मतलब 10⁻³ अपॉन 10 ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल रेज टू 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 110 सेंटीमीटर, कैंसिल एंड कैंसिल रेज टू 1। सेकंड तो पहले ही कैंसिल हो गया, तो लिखेंगे नहीं। दिस इज 0.1 मतलब 10 रेज टू -1 रेज टू -2। यहाँ तक क्लियर। अब ये 10 रेज टू 3 नीचे 10, तो 10 का स्क्वायर, ये 10 रेज टू 2 नीचे 10, तो ये आ जाएगा 10, करेक्ट, गुड। देन ये 10 रेज टू -2 है, 1 अपॉन 10 रेज टू -1 और -2 मतलब नहीं, मतलब प्लस, क्योंकि -1 एंड माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी मिली, 10, करेक्ट, करेक्ट। तो x इक्वल टू 10 न्यूटन है क्या, ऑप्शन नंबर सी। कई बुक्स में इसको 1/10 लिखा है, तो बी केयरफुल, ये 10 आ रहा है तो 10 ही लिखेंगे। ये मेथड 1 था। मेथड 2, जेडब्ल्यू नीट के क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में कम से कम 2 मेथड्स तो होते ही है। मेथड 2 वही है, 1 न्यूटन इक्वल टू x न्यू यूनिट। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। x, इन्होंने किलोग्राम बोला क्या, नहीं, ग्राम बोला क्या, नहीं, क्या बोला, 10 ग्राम, मीटर बोला नहीं, सेंटीमीटर नहीं, कितना, 10 सेंटीमीटर, सेकंड नो, 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड का स्क्वायर, राइट। अब डायरेक्ट कैंसिल मत करो, पहले किलोग्राम को ग्राम में लिखो, 10⁻³ मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, 10⁻² अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू x। ये है 10 ग्राम, तो 10 और 10 कितना हो गया, 100 ग्राम सेंटीमीटर,
ये है 0.1 मतलब 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर 10⁻⁻²। ये 0.1 कितना था 10⁻⁻1 उसका स्क्वायर कितना 10⁻⁻2 और ये क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर। कैंसल 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 एंड कैंसल, ये भी कैंसल। क्लियर। अब ये 10⁻⁻2 यहाँ पे लाओगे तो x इक्वल टू 10⁻+3 तो था और 10⁻⁻2 तो x इक्वल टू 10 न्यूटन। राइट। तो ये मेथड भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, तो अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time dependence of, what do you mean by time dependence? पहले तो समझ लो what is the meaning of time dependence. For example, मैंने आपको बताया था, सपोज आप क्लास के बाहर खड़े हो, थोड़ा सा गर्म है, इट इज लिटिल हॉट, और अंदर आए तो थोड़ा ठंडा लगता है, तो टेम्परेचर चेंज हुआ विथ डिस्टेंस, तो टेम्परेचर इज सेड टू बी पोजीशन डिपेंडेंट, क्योंकि पोजीशन के साथ टेम्परेचर चेंज हुआ। सिमिलरली ऐसा भी होता है कि कुछ चीज विथ टाइम चेंज होती है, टाइम के साथ वो चेंज होगा, उसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंस। तो द टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है प्रेशर है, हो सकता है पावर है, हो सकता है कुछ और है, इज गिवन बाय, इसका टाइम डिपेंडेंस इज गिवन बाय इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है? P0 e raised to minus alpha t square plus beta t plus gamma, where alpha beta gamma are constant, their dimensions are given by, तो dimensions are given by, तो idea is this, हमारे पास एक फिजिकल पैरामीटर है P which is given by P0 e raised to minus alpha t square plus beta t plus gamma, right? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल के जो पावर में होता है वो होता है डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन के अंदर एंगल में जो होता है वो होता है डायमेंशनलेस। तो ये पूरा का पूरा टर्म कौन सा, माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। और मैंने आपको एक और बताया था कि जब आप डायमेंशंस लेते हो तो आप नेगेटिव साइन अवॉइड करते हो, तो नेगेटिव साइन नहीं लिखते हो, राइट। तो ठीक है, अभी लिख लो, अगले स्टेप में हटा देंगे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इन तीनों टर्म्स के डायमेंशंस क्या है, नथिंग, डायमेंशनलेस। इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस, मतलब अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन t स्क्वायर के डायमेंशंस। लेकिन t क्या है, टाइम, तो टाइम का स्क्वायर मतलब कैपिटल T का स्क्वायर, वो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, t⁻², करेक्ट। तो अल्फा आएगा t⁻², बीटा क्या आएगा, फटाफट बीटा क्या आएगा, t⁻⁻1, तो आ जाएगा t⁻⁻1, और गामा क्या आएगा, डायमेंशनलेस, तो t⁻², t⁻⁻1 एंड डायमेंशनलेस, -2 -1 एंड डायमेंशनलेस, ऑप्शन नंबर ए, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, थोड़ा सा एक करेक्शन होना चाहिए इसमें, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन नहीं बोलना चाहिए था, अर्थ एंड सम अदर स्टार, क्योंकि अर्थ और सन का डिस्टेंस हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, लेकिन डिस्टेंस टू अदर स्टार्स दे आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मैंने बताया था कितना ट्रेवल करेगा, सो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में, राइट।
एक साल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलेंगे 1 लाइट ईयर। अब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक साल में कितने दिन होते हैं, हर एक दिन में कितने आवर होते हैं, हर एक आवर में कितने मिनट होते हैं, हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, इसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर। गुड। तो डिस्टेंस जो लार्ज डिस्टेंस होते हैं, लार्ज मतलब हमारे अर्थ से, हमारे सोलर सिस्टम से दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस, इट इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। तो ए विल मैच विथ आर, ए विथ आर एक ही है, डन, ऑप्शन नंबर बी खत्म। लेकिन फिर भी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन अ सॉलिड, तो अब मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, ये पहले चैप्टर का रोल ही ऐसा है कि आपको सिर्फ फिजिक्स के बेसिक्स आपके डेवलप होने चाहिए। अगर आप सॉलिड देखोगे, सॉलिड सब्सटेंस, क्योंकि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड को अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ सॉलिड, इसमें मैंने बताया था क्या होता है, एटम्स या फिर आयॉन्स, करेक्ट। किसी भी दो आयन का, एटम का जो डिस्टेंस है, राइट, ये डिस्टेंस इट इज अराउंड 10 पावर माइनस 10 मीटर, और 10 पावर माइनस 10 को हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, राइट। तो बी के साथ जाएगा एस के साथ, तो एंगस्ट्रॉम मतलब क्या, 10 पावर माइनस 10, तो 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एटम्स इनसाइड अ सॉलिड कितना डिस्टेंस होता है, ये 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 10, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, राइट। देन साइज ऑफ न्यूक्लियस, अब एटम में ये जो एक मैंने रेड डॉट दिखाया, इसके अंदर इसमें क्या क्या है, इसमें एक न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज इससे भी छोटा होता है, 10 पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 पावर माइनस 15 को बोलते हैं फर्मी, क्या बोलते हैं उसको, फर्मी। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा, फर्मी। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा, फर्मी। मतलब C will match with Q, C will match with Q. Wavelength of infrared laser, and luckily I have laser which is not infrared but it is red. इंफ्रारेड कहाँ पे है, तो सीसीटीवी कैमरा के ऊपर वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जब आप लाइट बंद कर देते हो, जब एक्सट्रीमली डार्क होता है तो आपको दिखेगा वहां से रेड कलर का लाइट आ रहा है, उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव का वेवलेंथ, अब ये वेवलेंथ क्या है, मैंने अभी बताया था, वेव मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस को बोलते हो वेवलेंथ, डिनोटेड बाय लैम्बडा, राइट। ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है ना, उसका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁻ मतलब क्या, माइक्रो, और माइक्रोमीटर को फिजिक्स में बोलते हैं माइक्रोन, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोन, माइक्रोन, राइट। तो इस क्वेश्चन का एम क्या था, इस क्वेश्चन का एम ये था, एक तीर में 7-8 निशाने हैं यहाँ पे। नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁻10 मतलब एंगस्ट्रॉम, आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁻6 मीटर मतलब माइक्रोन, आपको पता होना चाहिए 10⁻15 मतलब फर्मी। 3 तो यहाँ पे हो गए। चौथा आपको ये पता होना चाहिए, फोर्थ वन, यू शुड नो डिस्टेंस टू स्टार इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। पांचवा, यू शुड नो व्हाट इज साइज ऑफ एन न्यूक्लियस, कितना, फर्मी। Sixth, you should know what is the distance between two atoms inside a solid, 10⁻⁻10, that is angstrom, correct, right, clear। तो ये 6-7 चीजें आप इसमें सीख सकते हो। एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसमें लिखने का कुछ काम ही नहीं है। We will go ahead to next question. Using the principle of homogeneity of dimensions, which of the following is correct? Principle of homogeneity of dimensions यूज करके चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो हम इसमें ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है t²
इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन GM इंटू R क्यूब। वेल बाय द वे वापस वही स्टोरी है कि हमको ये सब फॉर्मूलाज अभी से क्यों बताने हैं। ग्रेविटेशन अगर आपको पता है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, राइट। और हमने कल ही देखा था एवरेज डिस्टेंस, कल मतलब पिछले लेक्चर्स में, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU। तो एवरेज डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ R। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इसको बोल देते हैं R। ये है R। अब अर्थ को एक राउंड कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, कैपिटल T। तो ये केप्लस का थर्ड लॉ है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, राइट। तो अगर जिसको केप्लस का थर्ड लॉ पता है तो सॉल्व करना ही नहीं, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन जिनको नहीं पता, यू शुड नो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस मतलब LHS, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, T⁻²। तो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस फाइंड करो। राइट हैंड साइड में 4 और पाई स्क्वायर क्या है, नंबर है। तो डायमेंशन लेंगे क्या उसके, नहीं। लेकिन R क्यूब के लोगे यस, G के लोगे यस, क्योंकि G कांस्टेंट है लेकिन G डायमेंशन लेस कांस्टेंट नहीं है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अगर आपको याद होगा हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस ऑलरेडी डिराइव किए थे, डू यू रिमेम्बर? अगर नहीं याद तो वापस बता देता हूँ। फोर्स बिटवीन टू मासेस इज Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो G इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। G के डायमेंशन मतलब फोर्स के डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन मतलब m1 L1 T-2 और R2 मतलब L2। m1 मतलब मास और m2 मतलब मास, तो मास का स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m-2, लेकिन ऑलरेडी क्या था, +1। तो m+1 - 2 कितना होता है, ये L1 और L2 कितना होगा, और ये कितना आएगा T-2। तो ये आपको मिल गया G के डायमेंशंस m-1 L3 T-2। और R क्यूब के डायमेंशंस तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो RHS इक्वल टू R क्यूब मतलब L क्यूब। R मतलब डिस्टेंस है ना, तो L क्यूब। G इज m-1 L3 T-2। साथ में और एक m है मतलब मास रेज टू 1। कैंसल कैंसल, -1 +1 कैंसल कैंसल, ये जाएगा ऊपर तो क्या आएगा, T²। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास LHS और RHS के डायमेंशंस क्या है, सेम। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो विच वन इज करेक्ट, पहला ही करेक्ट आ गया, खत्म। वैसे करना ही नहीं था, जिनको पता होगा T² इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब के प्लस थर्ड लॉ, तो ऑप्शन देख के खत्म, राइट, करेक्ट। लेकिन फिर ये इधर इधर क्या नहीं है, m। गुड, डन। Two resistors of resistances R1 इक्वल टू 300 ± 3 ओहम, मतलब R1 की वैल्यू कितनी है 300 और एरर कितना है 3 ओहम। R2 500 ± 4 ओहम, मतलब R2 की वैल्यू 500 and error is 4 ohm. They are connected in series. The equivalent resistance of the series combination is, जो वेरी सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैं वापस एक बार बता देता हूँ तो ध्यान दो। ये हम चैप्टर नंबर
10th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10th या 11th जो भी होगा, 11th का, उसमें हम डिटेल में देखने वाले हैं। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक और रेजिस्टेंस है R2। तो जब आप इन दोनों रेजिस्टेंसेस का सिर्फ एक एंड कॉमन करते हो, एक एंड कॉमन करना मतलब क्या करना, इसको ऐसा ज्वाइन कर देना, तो इन दोनों में एक ही पॉइंट कॉमन है, ये था R1, ये था R2, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर आप इन दोनों के दोनों दोनों एंड कॉमन कर रहे हो, मतलब क्या, इसका मतलब आप इन दोनों को डायरेक्टली यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। R1 एंड R2 ये है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम टोटल कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में हम RS से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। और पैरेलल में हम लिखते हैं 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, एक एग्जांपल। पैरेलल का हो गया था, सीरीज का बाकी था। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का क्या होगा, एडिशन, राइट। तो सीरीज में रेजिस्टेंस का एडिशन होगा, तो RS कितना आएगा, R1 कितना था 300 और ये कितना था 500, तो कितना आएगा 800 ओम, राइट। लेकिन एरर एनालिसिस, एरर कॉम्बिनेशन, एरर प्रोपोगेशन, ये सब याद होगा। तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास Z इक्वल टू A प्लस बी होता है या A माइनस बी होता है, तो एरर इन Z इज एरर इन A प्लस एरर इन B। तो फिर यहाँ पे डेल्टा RS, क्योंकि हमारे पास RS क्या है, RS क्या है हमारे पास, R1 प्लस R2, तो डेल्टा RS क्या आएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना था 3, डेल्टा R2 कितना है 4, व्हाट इज 3 प्लस 4 7। तो आपका आंसर क्या आएगा 800 प्लस माइनस 7, ऑप्शन नंबर बी 800 प्लस माइनस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सेट नाउ। 3 सेट दिए थे, इसमें थर्ड सेट, और ये आपके टेस्ट का भी क्वेश्चन है, राइट। न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। बी ऑप्शन चेक करोगे, एंगुलर मोमेंटम मतलब MVR, M मतलब मास मतलब किलोग्राम, V मतलब वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, और ये मतलब मीटर, R इज मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब न्यूटन सेकेंड मतलब क्या, न्यूटन मतलब क्या, न्यूटन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आता है न्यूटन। क्या आता है ये, न्यूटन, करेक्ट। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज न्यूटन, राइट। देन इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं ना, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे, कैसे करोगे, कैसे करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाहिए ना, तो सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड, सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या आ गया न्यूटन। न्यूटन सेकंड मीटर पर हमको क्या पूछा है, न्यूटन सेकंड, तो ये ऑप्शन आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है न्यूटन सेकंड मीटर, तो नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी यू कैन नॉट हैव। ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम सिर्फ मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम को डिनोट करते हो P से, एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हो L से, M इंटू V, मास इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड से मल्टीप्लाई और डिवाइड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज न्यूटन, और सेकेंड तो सेकेंड है, तो न्यूटन सेकेंड। तो क्या है ऑप्शन नंबर, एनर्जी किसमें होता है, जूल में, वो क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
करेक्ट। अगर जूल को आपको एनर्जी को अगर आपको न्यूटन में लिखना है तो वो भी समझ लो, एनर्जी होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में से मैंने मीटर मीटर को अलग लिख लिया, तो ये क्या बन गया, न्यूटन। तो न्यूटन मीटर मतलब कौन, एनर्जी, न्यूटन सेकेंड मतलब कौन, मोमेंटम। वेरी गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in S equal to A plus BT plus CT square, S is measured in meter and T in seconds. The unit of C is, simple है, you know S is measured in meter, S अगर मीटर है तो S का डायमेंशन क्या होगा, अरे S मतलब मीटर है, तो मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L1, तो S के डायमेंशन और A के डायमेंशन आएंगे सेम, L1, राइट। एंड बिकॉज यू नो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, S के डायमेंशन और CT स्क्वायर के डायमेंशन भी आएंगे सेम। हमको फाइंड क्या करना है, C के डायमेंशन, तो C के डायमेंशन क्या आएंगे, C के डायमेंशन विल बी S के डायमेंशन अपॉन T स्क्वायर के डायमेंशन, S मतलब क्या, L1, T2, तो L1 T माइनस 2 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आपका टेस्ट का क्वेश्चन था, सिर्फ मैंने वहां क्या किया था, बी, दैट्स इट। तो A के डायमेंशन मतलब L/1 मतलब मीटर, B के डायमेंशन मतलब L1 T माइनस 1 मतलब मीटर पर सेकेंड, और C के डायमेंशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं नहीं, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी बोला है, एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर वेलोसिटी। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हमारे पास एक बॉल है, ये बॉल मूव हो रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ये 1 मीटर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलते हैं वेलोसिटी। हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर्स पर यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल का मोशन क्या था, स्ट्रेट लाइन मोशन था, लीनियर मोशन था, करेक्ट। देन ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन की जगह पे सर्कल में मूव हो रहा है, तो अब इमेजिन दिस इज सर्कल, आई नो इट इज नॉट अ सर्कल बट ठीक है, तो यू मे हैव अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी 12th का जो पहला चैप्टर आएगा उसका बेसिक्स बन रहा है यहाँ पे। तो मोशन के कॉन्सेप्ट सब सेम है, सिर्फ अगर स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव होगा तो हर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, मतलब मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। अगर पार्टिकल सर्कल में मूव हो रहा है तो हर 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करेगा उसको बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी। हर 1 सेकेंड में कितना डिग्री कवर करेगा, हाउ मेनी डिग्रीज पर सेकेंड, लेकिन याद रखो डिग्री ऐसा यूनिट का क्या, कौन सा ऐसा यूनिट, रेडियन, तो हाउ मेनी रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर को डिनोट करते हो ओमेगा, राइट, इसको w नहीं रीड करते, दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा। वैसे ही 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, यहाँ पे 1 सेकेंड में कितना एंगल, करेक्ट, राइट, एंगल, तो एंगल है, एंगल के डायमेंशन होते हैं क्या, नहीं, तो फिर एंगल के डायमेंशन क्या होंगे, m0 l0 t0,
तो ये डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0 और और टाइम इज t1, तो ऊपर जाके होगा ये t-1, तो m0 l0 t-1 हो गया। क्वेश्चन खत्म। कहाँ पे है ये आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी of a freely falling body changes as g raised to p h raised to q, where g is acceleration due to gravity and h is height. The values of p and q are half and half. ये भी हमारा टेस्ट का क्वेश्चन था। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड बताना है, इसके लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। तो मेथड नंबर 1 आपने जो सॉल्व किया होगा, इसके 3 मेथड है। मेथड नंबर 1 आपने बोला होगा वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन g रेज टू p, ऐसे ही बोला है ना, h रेज टू q। फिर आप बोलोगे v इक्वल टू सम कांस्टेंट g रेज टू p h रेज टू q, राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। k तो कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन है नहीं, g के डायमेंशन रेज टू p, h के डायमेंशन रेज टू q। v मतलब वेलोसिटी मतलब l1 t-1, g मतलब एक्सेलरेशन है ये, तो l1 t-2 रेज टू p। फिर x मतलब हाइट है, हाइट मतलब l रेज टू 1 रेज टू q, तो ये आपको मिलेगा l1 t-1 इक्वल टू l रेज टू p t रेज टू -2p, और यहाँ पे ये l रेज टू q। गुड। then l1 t-1 equal to l raised to p plus q t raised to -2p। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग l का पावर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही होना चाहिए राइट हैंड साइड में, मतलब p प्लस q होना चाहिए 1 और -1 होना चाहिए -2p, मतलब p आना चाहिए 1/2, माइनस माइनस प्लस और 2 डिवाइड। अगर p हाफ है तो हाफ प्लस q इक्वल टू 1, तो q इक्वल टू 1 माइनस हाफ। 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ। गुड। तो हाफ एंड हाफ, तो p की वैल्यू कितनी? हाफ। q की वैल्यू कितनी? हाफ। तो आंसर क्या है? हाफ एंड हाफ। तो p एंड q बोथ आर हाफ एंड हाफ। आंसर क्लियर? ये मेथड 1 है। वेट, मेथड 2 भी है। मेथड नंबर 2, हमको पता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू g रेज टू p एंड h रेज टू q। v मतलब मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? तो v मीटर पर सेकेंड अगर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड साइड भी क्या आना चाहिए? मीटर पर सेकेंड, राइट? लेकिन ये क्या है? मीटर है। ये क्या है? सेकेंड स्क्वायर है, क्योंकि एक्सीडेंट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेज टू क्या है? p। h क्या है? मीटर पर सेकेंड। रेज टू क्या है? q। गुड। अब सिर्फ आपको मीटर, ओके, यस, h इज व्हाट? मीटर। अब सिर्फ आपको ये देखना है, रिमेंबर दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मैं डायरेक्टली यूनिट्स लिख रहा हूं, m रेज टू p, m रेज टू q, तो p प्लस q, s रेज टू 2p, m रेज टू p और m रेज टू q, तो क्या है? m रेज टू p प्लस q, s रेज टू क्या है? 2p। तो यहाँ पे क्या है? m रेज टू 1, यहाँ पे क्या है? s रेज टू 1। तो बता दो p प्लस q इक्वल टू 1, करेक्ट? और यहाँ से 1 इक्वल टू, अरे m का पावर जो है p प्लस क्यू, और वहां क्या है? 1, तो p प्लस क्यू क्या आएगा? 1। यहाँ पे s का पावर क्या है? 1, और यहाँ क्या है? 2p, तो क्या आएगा? 1 इक्वल टू 2p, तो p कितना आएगा? हाफ। ये हाफ यहाँ डालोगे वापस q क्या मिलेगा? हाफ। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 इज द रियल फिजिकल इक्वेशन। काइनेमेटिक्स से 3 इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस
80 और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग का मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया और यहाँ पे एयर नहीं है तो एयर अपोज नहीं करेगा, इसको छोड़ दिया उससे उससे पहले पकड़ के रखा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, राइट। अब छोड़ दिया, ये कहाँ जाएगा नीचे, क्यों ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन क्यों होगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2a की जगह पे क्या आएगा g। इसमें h डिस्टेंस कवर किया तो s की जगह पे क्या आएगा h। तो v स्क्वायर क्या है 2gh, तो v क्या है रूट ऑफ 2gh। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है रूट 2 g का पावर हाफ और h का पावर हाफ। हो गया, कंपेयर कर लो। गिवन क्या था आपको, गिवन आपको था g रेज टू p h रेज टू q, कंपेयर क्या आएगा हाफ एंड हाफ। तो मेथड नंबर 3 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन आर। तो ध्यान दो यहाँ पे, वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट मतलब जैसे ऊपर ये रूफ है उस पे एक कुछ लगाया होगा जहां पे मैं रस्सी को बांध सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग को टाई कर दिया। इस स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ था कैपिटल एल और इस स्ट्रिंग के नीचे मैंने एक वेट लगा दिया, वेट मतलब मास लगा दिया। तो इस स्ट्रिंग का ओरिजिनल लेंथ था एल, इसका मास है एम। तो आपको पता है जिसका मास एम हो तो उसका वेट होता है एम जी, राइट। अब बिकॉज ऑफ दिस लोड, इसको लोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको लोड। बिकॉज ऑफ दिस लोड देयर विल बी इंक्रीज इन लेंथ। अब जो लेंथ है वो बढ़ गया, पहले कितना था एल, अभी कितना हो गया, अब हो जाएगा इट विल इंक्रीज एंड विल बिकम, एक काम करते हैं ये रेफरेंस लाइन डाल देते हैं, रेफरेंस लाइन पहले कितना था एल, गुड। अब इंक्रीज इन लेंथ, इसको डिनोट करने के दो अलग अलग वे है, तो यू कैन जस्ट डू दिस। ये इतना लेंथ बढ़ गया मान लो, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं या फिर हम डिनोट करते हैं डेल्टा एल। डेल्टा मतलब चेंज, एल मतलब चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन, स्ट्रेन का डेफिनेशन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। एक्चुअली ये है चेंज इन डायमेंशन। क्यों डायमेंशन, क्योंकि सिर्फ लेंथ ही चेंज होगा हर बार ऐसा नहीं है। यहाँ तो वायर था तो वायर का लेंथ ही होता है, तो लेंथ चेंज हो गया। हो सकता है मेरे पास एक रबर का बॉल है, मैंने सब साइड से उसको प्रेस कर दिया तो क्या चेंज हुआ वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। हो सकता है हमारे पास एक क्यूब था, रूबिक्स क्यूब देखा है ना क्यूब, उसका मैंने शेप चेंज कर दिया तो चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, इसको बोलते हैं स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू दैट ऑफ ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे चेंज कितना है डेल्टा एल, मतलब क्या लेंथ। तो यहाँ पे क्या है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब मीटर, ओरिजिनल लेंथ मतलब मीटर, मीटर अपॉन मीटर कैंसल। मतलब डायमेंशनली अगर बात करोगे तो स्ट्रेन के डायमेंशन आएंगे डायमेंशन लेस, नो डायमेंशंस एट ऑल। तो L रेज टू 1 अपॉन L रेज टू 1 इज L रेज टू 0, मतलब M0 L0 T0। आई टोल्ड यू इट इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, से पता होना चाहिए था स्ट्रेन, तो कुछ करना ही नहीं था। स्ट्रेन इज नंबर जस्ट लाइक एंगल, गुड। So that's it for today.